समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। नमस्कार। पब्लिक स्पीक में मैं हूं आपके साथ फरहत नाज। हमेशा की तरह इस बार भी हम आपके सामने हाजिर हैं एक नए विषय के साथ। आज हम चर्चा करेंगे विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 जी राम जी पर। अभी हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में इस विधेयक को पारित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसे अपनी मंजूरी दी और ये कानून बना। विकसित भारत जी राम जी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आजीविका की गारंटी प्रदान करना है और ये अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की रोजगार गारंटी भी देता है। और इस पर आज हमारे सवालों का जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव रोहिणी रामदास भाजी भाकरे। नमस्कार रोहिणी जी। नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में आपका और बहुत बहुत अभिनंदन। श्रोताओं, हमारी फोन लाइंस खुल चुकी हैं और अगर आप हमारे इस विषय पर अपने हमारे मेहमान से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2331-0481, 011-2371-7117, 011-2371-7106 और 011-2331-4444। आप व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी अपने सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप #AskAIR के साथ X पर भी सवाल पोस्ट कर सकते हैं। तो श्रोताओं, फोन लाइन्स हमारी खुली हुई हैं। मैं आपके जो है मेहमान हमारे आपके प्रश्नों का जो है इंतजार कर रहे हैं। तो सबसे पहला प्रश्न रोहिणी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम आखिर क्या है और ये किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में रोजगार सृजित करेगा? विकसित भारत जी राम जी यह अधिनियम भारत देश के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक रोजगार गारंटी अधिनियम के तौर पे जो है पारित किया गया है। विकसित भारत जी राम जी इस अधिनियम में हर एक ग्रामीण परिवार को 125 दिन की रोजगार की गारंटी जो है प्रदान की जाएगी और इसके अंतर्गत जो कार्य होंगे उससे विकसित ग्राम पंचायतों का जो है डेवलप करने का जो प्लान है जो ग्राम पंचायत खुद बनाएगी। तो इस अधिनियम के माध्यम से न केवल रोजगार मिलेगा परंतु विकसित भारत की हमारी जो विजन है उसकी ओर भी ग्राम पंचायतें जो है जा सकेंगी। जी, अच्छा, इसके अलावा जो है किस तरह के कार्य जो हैं वो इसमें शामिल किए जाएंगे? विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में 4 मेन थीमेटिक एरियाज जिसे कहते हैं जिन पर फोकस किया जाएगा, जिसमें से सबसे पहला थीमेटिक एरिया है जो सबके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, वह है जल संधारण। तो पानी के काम सबसे पहले होंगे। दूसरा महत्वपूर्ण उसमें है ग्रामीण एरिया में बुनियादी जो है अवसंरचना जिसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, कोर रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। तीसरे इसमें आएगा आजीविका से रिलेटेड जो गतिविधियां हैं और चौथे में आएगा प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कुछ काम लेना जरूरी हो जाता है, वह हमारा 4th थीमेटिक एरिया है। जी रोहिणी जी, और हमारे श्रोता हमसे जुड़ गए हैं त्रिपुरा से अविनाश जी। नमस्कार। जी मैम, नमस्कार और नए साल की अग्रिम शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी, आपको भी अविनाश बहुत बहुत शुभकामनाएं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला जो साल है वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। जी जी बिल्कुल। तो आज मेरा ये सवाल है कि जैसे देखिए महात्मा गांधी नरेगा जब आया था तो हम सभी को 100 दिन का कार्य मिल रहा था, उसमें एक कार्ड बनाना पड़ता था, जॉब कार्ड। और लेकिन ये जो अभी जी राम जी योजना जो आया है इसमें 125 दिनों का हमें कार्यकाल मिलेगा, तो इसमें क्या कोई नए सिरे से कुछ कार्ड वगैरह बनाना पड़ेगा? अविनाश जी, बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा। हमने ये प्लान किया है कि एमजी नरेगा में जो आपको जिस जॉब कार्ड के माध्यम से अभी काम मिल रहा था, फिलहाल के लिए उन्हीं जॉब कार्ड के माध्यम से आपको जी राम जी में भी काम मिलेगा। हम आगे जाते हुए उन जॉब कार्ड्स में कुछ और सुधारणा करने की कोशिश भी करेंगे, परंतु जो आज श्रमिक काम कर रहे हैं, जैसे कि आपके गांव में भी कुछ लोग नरेगा में काम कर रहे होंगे, तो उनको बिल्कुल भी असुविधा ना हो, इसीलिए ट्रांजिशन पीरियड के लिए कुछ महीनों के लिए एमजी नरेगा के जॉब कार्ड्स ही जो है हम जी राम जी के जॉब कार्ड्स के लिए भी काम के लिए भी यूज कर सकेंगे। और रोहिणी जी, अब शिमला से राकेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी राकेश जी। तो सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा एक प्रश्न ये है कि
ये जी राम जो विधेयक आया है 2000, जब उसको राष्ट्रपति ने मंजूरी दी, तो मेरा ये सवाल है कि इसमें महिलाओं के लिए कितना प्रतिदान है, क्या बोलते, कितना इसमें नियम है महिलाओं के लिए? राकेश जी, अगेन एक महिला होकर मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि जीराम जी अधिनियम में महिलाओं की सहभागिता निश्चित करने के लिए अधिनियम में ही एक प्रावधान है कि कम से कम 1/3, 1/3 जो हमारे श्रमिक है, जो बेनिफिशरीज होंगे, वर्कर्स होंगे, वो महिलाएं होनी चाहिए। देन सेंट्रल रोजगार गारंटी काउंसिल हो या राज्य की रोजगार गारंटी काउंसिल हो, वहां पर भी महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए जो है वहां पर भी महिलाओं को रिजर्वेशन उस काउंसिल में रखा गया है। और जो वर्क साइट्स मैनेज करती हैं, जैसे कि हर एक गांव में जो वर्क साइट्स होते हैं वहां पे भी मैनेज करने वाली जो है वर्क साइट सुपरवाइजर, जिन्हें मेट कहा जाता है, तो वो मेट्स भी जो है महिलाएं हों। और हमारा जो सोशल ऑडिट होता है, सामाजिक अंकेक्षण होता है, उसमें भी बहुत सारे जो है 50% से ज्यादा जो है महिलाएं हों। इसी के ऊपर अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। तो ये इस अधिनियम में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए और उनको एम्पावर करने के लिए कई सारे प्रावधान मौजूद हैं। बिल्कुल रोनी जी, और वैसे भी ये कदम बहुत ही सराहनीय हो जाता है, क्योंकि कृषि क्षेत्र की अगर बात की जाए तो महिलाओं की भूमिका जो होती है वो उसमें अहम मानी जाती है। बिल्कुल। और अब हमारे अगले श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली से एनपी सिंह जी। जी सभी पैनलिस्ट को नमस्कार। नमस्कार एनपी जी, नया साल भी मुबारक हो। आपको भी। मेरा एक छोटा सा प्रश्न है, क्योंकि पॉलिटिकली बड़ा ये क्या कहते हैं हो रहा है चर्चा में, कि जो नरेगा है और जी राम जी है, इन दोनों में मोटा मोटा या 2-3 पॉइंट ऐसे क्या हैं जो कि हम समझ सके कि ये उससे फर्क है? सबसे बड़ा फर्क तो यह है कि नरेगा में गारंटी जो थी वो 100 दिनों की थी, जो जीराम जी में 125 दिनों की हो गई है। दिस इज इम्पोर्टेंट। दूसरा एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क यह है कि एमजी नरेगा में आप सभी को पता होगा कि बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान था। मतलब अगर कोई श्रमिक कार्य की डिमांड करता है और उसे 15 दिन के अंदर अगर कार्य नहीं मिलता है, तो रोजगार नहीं मिलता है, तो उनको बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान था। परंतु वह प्रावधान बहुत अच्छे तरीके से वो लागू नहीं हो पाया था, क्योंकि उसमें कुछ डिसएंटाइटलमेंट क्लॉजेस थे एमजे नरेगा में। परंतु इस बीबी जीराम जी में जो है वो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान बहुत और सुदृढ़ किया गया है। इसीलिए जो है अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो श्रमिक को जो है बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान सुदृढ़ हो गया है नरेगा वीबी जीराम जी में। और एक बात यह कहना चाहूंगी कि नरेगा में जो काम होते थे, आप सभी को ज्ञात है कि एक शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट होता था और जिसमें जैसे चाहे वैसे जो है काम लिए जाते थे। परंतु उससे ये देखा गया है कि 8-9 लाख करोड़ पिछले 8-10 साल में खर्च होने के बावजूद भी हम संपूर्णतः स्वयंपूर्ण, आत्मनिर्भर, पूरा विकसित गांव बनते हुए इतना हमने देखा नहीं था। परंतु अब यह है कि वीबी जीराम जी में केवल रोजगार की गारंटी प्रदान करना तो एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है ही, परंतु उसके साथ साथ ग्रामों का विकास करके उन्हें विकसित ग्राम पंचायत की ओर ले जाना, यह एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो इससे दोनों चीजें जो है बिल्कुल बेहतर तरीके से होगी। बिल्कुल रोनी जी, और आपने गांव के विकास की बात करी तो मुझे एक शेर याद आया कि शहर की इस भीड़ में चल तो रहा हूँ, जहन में पर गांव का नक्शा रखा है। तो हम लोग रहते जरूर शहर में हैं, लेकिन जो हमारा जो दिल है ना वो गाँव में बसता है। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि ग्रामीण इलाकों में जो लोग रह रहे हैं उनके बारे में सोचना। और अब हम अपना अगला प्रश्न ले रहे हैं हरिद्वार से रवि जवालिया जी। जी रवि जी। हाँ जी, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार। और महानुभाव को भी नमस्कार, और सभी को अग्रिम शुभकामनाएं नववर्ष की। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ जी मैम, मैं रेडियो के माध्यम से जानना चाहता हूँ कि मैम जो ये नई जी राम जी योजना आई है, इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और जो क्या मनरेगा की तरह ये काम करेगा? और एक और सवाल है मैम। हाँ मैम, आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, बताइए। हाँ मैम, अगर ये जो रोजगार का जो 125 दिन का रोजगार है, अगर फर्ज करो इसमें कोई महिला कार्य करता है और वो किसी कारण से मतलब अच्छी बात है वो, तो अगर वो प्रेगनेंसी में आती है तो क्या उसे उसकी छुट्टी मिलेगी या क्या होगा? अच्छे सवाल पूछे आपने। एमजी नरेगा में और वीबी जीराम जी में कुछ दिन तक, जैसे ट्रांजिशन मैंने कहा कि आपको असुविधा ना हो, इसीलिए कुछ दिन तक जो है आपके जो नरेगा में जॉब कार्ड्स है
उन्हीं जॉब कार्ड के माध्यम से हमने eKYC पहचान कराई थी। तो क्या वह जॉब कार्ड आप ही का है और क्या आपका आधार नंबर उसके साथ जुड़ा हुआ है, इसकी जो इसका जो सत्यापन था वो वर्कसाइट सुपरवाइजर्स ने आपका कर रखा है। 80% से ज्यादा eKYC जो है हो चुका है। तो ऐसे eKYC जो जॉब कार्ड्स हुए हैं उनका तो बिल्कुल वैसे कि वैसे वो जी राम जी में भी आ सकते हैं। तो नए कुछ डॉक्यूमेंट्स की इसमें अभी के लिए जरूरत नहीं है। और ये छोड़ के जो प्रेग्नेंट विमेन की जी मैटरनिटी लीव जो एक सरकारी महिलाओं को मिलती है, यस बिल्कुल। तो जैसे मैंने कहा, महिलाओं के लिए कुछ अलग प्रावधान है और महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छा प्रावधान इसमें यह है कि अलग SOR बनता है। SOR का मतलब है शेड्यूल ऑफ रेट्स। उसमें यह होता है कि कितना कार्य करने से उन्हें कितनी मजदूरी दी जाएगी, इसके लिए महिलाओं को स्पेशल प्रावधान है। तो प्रेग्नेंट महिला भी उसी में शामिल होती है। और जो महिलाएं वर्कसाइट पे अपने बच्चों के साथ आती हैं, उनके बच्चों को देखभाल करने के लिए एक क्रश, पालना घर की व्यवस्था भी हमारे अधिनियम में जो है वो है। तो महिलाओं का जो हर तरीके से एक तरह से ख्याल रखने के कुछ प्रावधान इस अधिनियम में मौजूद है। और रोहिणी जी, अब हम अपने अगले प्रश्न को ले लेते हैं हरियाणा से संजीव जी। जो प्रेग्नेंट विमेन की जो सरकारी महिलाओं को मिलती है। संजीव जी, आप अपना फोन थोड़ा सा साउंड लो कर लीजिए। अच्छा मैडम जी, नमस्कार। अभी भी आपके फोन से संजीव जी आपका हम वॉइस नहीं सुन पा रहे हैं क्योंकि आपके फोन से पीछे आवाज आ रही है बहुत ज्यादा। चलो मैं इसको दूर हो जाता हूँ मैडम जी। और जो महिलाएं वर्कसाइट पे अपने बच्चों के साथ आती है, आप प्रश्न पूछिए। हेलो, लग रहा है हमारा कॉल जो है कट हो गया है। रोहिणी जी, इसमें आप ये बताइए कि इस अधिनियम के तहत ग्राम पंचायतों की जो है वो क्या भूमिका है? ग्राम पंचायतों की बहुत ही अहम भूमिका है फरज जी, क्योंकि इस अधिनियम में कहा गया है कि प्लानिंग की जो प्रोसेस है और संपूर्णतः इम्प्लीमेंटेशन की भी जो प्रोसेस है उसमें ग्राम पंचायतों को केंद्र स्थान पर रखा गया है। तो जिसे एक विकेंद्रीकृत जिसे प्रणाली कहते हैं, तो ग्राम पंचायतों ने ही है विकसित ग्राम पंचायत का प्लान बनाना है, ग्राम सभा उसे पारित करेगी और एक तरह से ग्राम सभा को सारे अधिकार दिए गए हैं कि उनके गांव में कौन कौन से काम होने हैं। तो यह सारा ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी है। ठीक है। और अब रायबरेली से रमाशंकर वाजपेयी जी हमसे जुड़ गए हैं। जी रमाशंकर जी, मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे मनरेगा या अब भी है तो इसकी ऑडिट और निगरानी कैसे होगी? बहुत अच्छा सवाल है और एक एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला सवाल है कि निगरानी तंत्र जो है वो बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए और राज्य जो है इसमें संपूर्णतः इसका इम्प्लीमेंटेशन की जिम्मेदारी, जैसे मैंने कहा, राज्यों की है और ग्राम पंचायतों की है। तो इस पर निगरानी करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तंत्र जो अधिनियम में ही जिसके बारे में लिखा गया है वह है सामाजिक अंकेक्षण, जिसे सोशल ऑडिट भी कहा जाता है। तो इसका आत्मा ही यह है इस अधिनियम का कि गांव के लोग तय करेंगे कि कौन से काम होने हैं और उसके ऊपर निगरानी करने के लिए भी ग्राम सभा होगी। तो ग्राम सभा के सारे मेंबर्स जितने काम इस अधिनियम के अंतर्गत लिए जाएंगे वह काम ठीक से हो रहे हैं कि नहीं, इसका निगरानी करने की जिम्मेदारी भी जो है ग्राम सभा की होगी। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण निगरानी तंत्र और एक ऐड किया है जिसे हम ट्रांसपेरेंसी के तौर पे भी देखा जा सकता है, विच इज कॉल्ड वीकली पब्लिक डिस्क्लोजर। हर हफ्ते ग्राम पंचायत को एक मीटिंग बुलानी होगी जिसमें लोग जुड़ेंगे और ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होगी कि लोगों को बताएं कि इस हफ्ते में इस अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से कार्य लिए गए, उसकी क्या प्रगति है, कितने लोगों को रोजगार दिया गया, कितने लोगों ने रोजगार मांगा और कितनों को दिया गया और इसमें मटेरियल और बाकी चीजों पर कौन सा खर्चा हुआ। तो इससे लोगों का एक तरह से एम्पावरमेंट होगा, उन्हें पता चलेगा कि हर हफ्ते में मेरे गांव में इस अधिनियम के कामों का क्या ब्यौरा है। बिल्कुल। और इस योजना का किस तरीके से जो है लोग फायदा उठा रहे हैं वो भी इससे पता चल जाएगा। अच्छा, आज माननीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ये कहा है कि इस अधिनियम के माध्यम से उत्तराखंड में भी जैसे बागवानी, पशुपालन और मत्स्य पालन क्षेत्रों का विस्तार किया जाएगा। तो ऐसे में जो हिली एरियाज हैं, पहाड़ी क्षेत्र हैं, तो उसमें किस तरह का जो है वो कृषि में के वेतन में जो है वो बढ़ावा दिया जा सकता है? बिल्कुल। इस अधिनियम में जो अलग अलग टाइप के कामों की मैंने पहले बात की, वो सारे काम एक तरह से कृषि
इससे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, जैसे कि जल संधारण के कार्य है। अगर हम एक चेक डैम लेते हैं या फिर कोई एक कैनल जिसे हम नहर कहते हैं, नहर के अगर रख रखाव होता है तो इससे एक तो कृषि को बहुत फायदा होता है, और आजीविका मूलक गतिविधियां जिनकी आपने अभी बात की कि जिसमें पिसिकल्चर हो गया या फिर इंटीग्रेटेड फार्मिंग, पोल्ट्री फार्म हो गया, तो ये आजीविका मूलक गतिविधियों के लिए जो अवसंरचनाएं चाहिए, जो स्ट्रक्चर्स चाहिए, वो भी अब इसके अंदर जो है बना पाएंगे। तो एक तरह से सारे प्रकारों से, जैसे उत्तराखंड की आपने बात की, उत्तराखंड में जब पिछले कुछ दिनों पहले जब मानसून में एक प्राकृतिक आपदा का सामना करना पड़ा था कुछ जिलों में, तो ये पता चला था कि फार्मर्स को उनके जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो कई बार उसकी वजह से उनका सॉइल इरोजन, पूरा उनकी एग्रीकल्चर लैंड जो है वो बह जाती है और टॉप सॉइल जो है वो निकल जाती है। तो ये उपजाऊ फिर से उसे करने के लिए उनको बहुत कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो ये है कहा रहा था कि रिटेनिंग वॉल्स अगर बन जाए तो उनकी जो खेत की जमीन है उसको जो है प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो हमारे अधिनियम में जो चौथा जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने वाला जो थीमेटिक एरिया है, उसमें ऐसे हिली एरियाज के लिए स्पेशल प्रोविजंस हम कर सकते हैं। जी अच्छा, अब गुरुग्राम से सुभाष जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी सुभाष जी। जी नमस्कार मैम। नमस्कार। आमंत्रित विशेषज्ञ मैम को नमस्कार। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि अभी जो जी राम जी प्रावधान, चूंकि पहले मनरेगा था वही होगा, तो उसमें अभी वर्तमान में जो व्यक्ति लाभान्वित है, क्या इसका कुछ दायरा भी बढ़ाया गया? क्या इसकी कैपेसिटी है कुछ की किसी गांव में एक इतने ही मजदूर होने चाहिए या उससे प्लस भी होने चाहिए? और दूसरा, इससे जो नए प्रावधान में, नए कानून में कुछ उससे अलग भी किया गया है कि इससे और क्या लाभ हैं व्यक्ति की, महिलाओं के लिए और उसके लिए, थोड़ा बताने की कृपा करें विस्तार से थोड़ा सा। जी धन्यवाद। सुभाष जी, आपने यह सवाल पूछा है कि क्या नंबर ऑफ, मतलब जो लोग इसमें एलिजिबल है क्या उनको बढ़ाया जाएगा? मैं ये कहना चाहूंगी कि वीबी जी राम जी में ऐसे सारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को यह काम वीबी जी राम जी में काम करना जो है अभी वो उसमें एलिजिबल है। तो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाला कोई भी परिवार, कोई भी हाउस होल्ड अगर अनस्किल्ड काम करने के लिए वॉलंटियर करता है, आगे आता है, तो उनको काम देना राज्य की जिम्मेदारी है। तो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले सारे परिवारों को इसमें लाभान्वित वो हो सकते हैं। दिस इज फर्स्ट। दूसरा यह है कि इसमें वृद्ध जन हो या फिर महिलाएं हो या फिर दिव्यांग जन हो, इनके लिए कई स्पेशल प्रावधान है। तो अगर पहले कोई दिव्यांग जन अगर उन्होंने जॉब कार्ड नहीं लिया है तो यह मैं बिल्कुल इस प्रोग्राम के माध्यम से कहना चाहूंगी कि बिल्कुल जॉब कार्ड आप ले लें, और इसमें स्पेशल SOR होता है, मतलब कम काम करने पर भी एक उचित उनको रोजगार मिले, इसका भी प्रावधान किया गया है। तो ऐसे जो वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी है, जो ऐसे वर्ग हैं, उनको भी इसमें लाभान्वित होने के लिए अधिनियम में कई सारे प्रावधान किए गए हैं। और अब दिल्ली से धर्मवीर जी जुड़ गए हैं। जी धर्मवीर जी। हेलो नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी दिल्ली से बोल रहा हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार। जैसे कि हमारे जो अनेक राज्य ऐसे हैं जहाँ के काफी लोग दूसरे स्टेट में आते हैं, जैसे किसान करने के लिए, कटाई और धान के लिए, गेहूं के लिए ऐसे जाते हैं, पंजाब हरियाणा और अदर स्टेट में जाते हैं। तो वो उन लोगों को अपने ही राज्य में क्यों ना जी राम जी के जरिए उनको वहाँ ही रोजगार दिया जाए और अपने परिवार को ज्यादा से ज्यादा वो अच्छे से देखभाल कर पाए। और क्या शहर के कुछ जो बेरोजगार हैं उनके लिए क्या इसका कुछ नियम लागू होता है? क्या इसके लिए कोई अलग से कार्ड बनाना पड़ता है? इसके बारे में आप ध्यान। अच्छा धर्मवीर जी, जो आपने कहा वह एक्चुअली, अगर वीबी जी राम जी इस कानून के अंदर उनको अपने गांव में ही अगर काम मिल जाता है और 125 दिन तक का गारंटीड रोजगार मिल जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे कई हद तक जो है डिस्ट्रेस माइग्रेशन जिसे कहते हैं, जो पलायन होता है, उसमें कई हद तक जो कमी आ सकती है, क्योंकि उनको 125 दिन का गारंटीड रोजगार अपने गाँव में ही मिल रहा है। और वीबी जी राम जी में केवल वेज एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की है, मतलब केवल मजदूरी की बात नहीं की है, मजदूरी से आगे जाकर के आजीविका मूलक गतिविधियां भी कई करने की बात जो है विकसित भारत जी राम जी में की गई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मजदूरी के आगे जाकर भी अगर अच्छे काम गांव में ही होने लगे विकसित ग्राम पंचायत बनने के दौर में, तो मुझे लगता है कि इससे कई हद तक पलायन जो है कम होगा। और अभी जो एक्ट है वह लोकल लेवल पर जो है एप्लीकेबल है। तो अगर आपके गांव के 5 किलोमीटर के अराउंड कहीं भी आपको काम के लिए जाना है तो उसका
उसके प्रावधान इसमें है, और उससे बाहर भी जाना है तो परंतु उसी सेम डिस्ट्रिक्ट में, तो फिर उसमें ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस के भी कुछ प्रावधान जो है ऑपरेशनल गाइडलाइंस में लाए जा सकते हैं। और अब हरियाणा से राजेंद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी राजेंद्र जी। नमस्कार जी, और विशेषज्ञ भी नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये जानना चाहता हूँ, जी राम जी की योजना में जो कुछ वर्कर काम करते हैं, निरंतर उनको जो पौधे लगाने का काम दिया जाए तो पर्यावरण आज के दौर में देखा जाए तो बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, तो उनको निरंतर काम मिले और उनको ही हमेशा के लिए रेखदाख में लगाया जाए तो गांव की और शहर की पर्यावरण ठीक हो सकता है। दूसरा ये जानना था, जो पढ़े लिखे बच्चे हैं वो जी राम जी योजना में काम नहीं कर सकते, तो दूसरा क्या काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में अपना काम कर सकते हैं? नमस्कार। राजेंद्र जी, आपकी चिंता सराहनीय है सभी के लिए, केवल उनके लिए नहीं जो अनस्किल्ड मैनुअल काम करना चाहते हैं, बल्कि हमारे शिक्षित जो युवा है उनके लिए भी आपकी चिंता बहुत सराहनीय है। मैं यह बताना चाहूंगी कि जी राम जी में तो जिनको जब कोई बेहतर रोजगार के अवसर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए उनको अगर काम की जरूरत है तो ऐसे काम की गारंटी 125 दिन की इसके अंतर्गत है। परंतु मैं तो यही चाहूंगी कि हमारे युवा जो है बहुत पढ़े लिखे और बहुत अच्छे स्किल्स और कौशल जो है हासिल करके वो और बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचे। जी बिल्कुल, और प्रश्नों का जो दौर है वो जारी है, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है कि सब लोग जानना चाहते हैं कि मनरेगा से जी राम जी विधेयक कैसे अलग है और इसके क्या उद्देश्य हैं और इससे क्या हम सब लोग फायदा उठा सकते हैं। अब बिहार से मोहन पासवान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मोहन जी। जी इकट्ठे प्रणाम मैडम। जी नमस्कार, प्रणाम। नव वर्ष की अग्रिम शुभकामनाएं आकाशवाणी परिवार, देश दुनिया के परिवारों को मैडम जी। जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो साल है आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। धन्यवाद मैडम। मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि ई श्रम कार्ड वालों के लिए क्या विशेष सुविधा दिए गए हैं आजीविका ग्रामीण मिशन के तहत, और दूसरा ऐसा कि दिन प्रतिदिन जनसंख्या देश दुनिया में बढ़ रहा है, सरकारी एवं गैर सरकारी रोजगार के लिए किस प्रकार का विशेष विरासत योजना बनाया गया है और उसका लाभ धरातल पर मिल रहा है मैडम? और भी प्रश्न है। जॉब कार्ड्स की बात कही, जिसका मैंने उत्तर दे दिया था कि जॉब कार्ड्स अभी जो मनरेगा में मनरेगा के जो जॉब कार्ड्स हैं उनमें जिसमें EKYC के माध्यम से सत्यापन हो चुका है कि वो आप ही का कार्ड है और आधार भी आप ही का जुड़ा हुआ है उसके साथ, तो उनको जो है जी राम जी में जैसे सत्यापन के बाद वो वैसे ही उस जॉब कार्ड को फिलहाल के लिए यूज कर सकते हैं। आगे जाते हुए हम उन जॉब कार्ड्स को और भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। और अब संभाजी नगर से मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी मनोज जी। नमस्ते जी, मनोज सोड़कर बात कर रहा हूँ संभाजी नगर से। जी नमस्कार। बहुत ही अच्छी चर्चा चल रही है और बहुत जानकारी मिल रही है, तो मेरा एक सवाल है मैडम। जी पूछिए। ये अभी जो जी राम जी में जो कुछ प्रावधान है जो खासकर देख नहीं सकते या थोड़ा बहुत देख सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए इसमें कुछ प्रावधान है या फिर उनके लिए कोई जॉब्स वगैरह है, तो इसके बारे में जानना है। बहुत अच्छा सवाल है। दिव्यांगजन न केवल ऐसे लोग जो कम दिखते हैं या फिर और भी कुछ दिव्यांग कैटेगरीज के, सारे दिव्यांगजनों के लिए इसमें कई स्पेशल प्रावधान है और उनको जो है हर एक राज्य का जो नोटिफाइड वेज रेट होता है, मतलब जो पूरी मजदूरी होती है, वो पूरी की पूरी मजदूरी जो है वो दिव्यांगजनों को देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है। जबकि बाकी श्रमिकों का यह होता है कि जितना काम किया उसके मेजरमेंट के हिसाब से जो है उन्हें मजदूरी मिलती है, परंतु दिव्यांगजनों के लिए उनके लिए सूटेबल काम ही देने हैं और SOR ऐसे इस तरह से बनाया होता है कि उन्हें जो है पूरी की पूरी मजदूरी मिले। तो दिव्यांगजनों के लिए इस अधिनियम में कई सारे ऐसे स्पेशल प्रावधान है। जी श्रोता, आप अपना जो है सवाल हमसे पूछते रहिए और ग्रामीण विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव रोहिणी रामदास भाजी भाकरे श्रोताओं के सवालों का जवाब दे रही हैं। और अब एक और श्रोता हमसे जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश से, राशिद अहमद। जी राशिद जी। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं छतरपुर मध्य प्रदेश से रशीद अहमद खान। जी रशीद जी बताइए। नूतन वर्ष 2026 यानी 12 महीने 52 सप्ताह 365 दिन 60 घंटे 5,25,600 मिनट
और 3,15,36,000 सेकंड, यानी पूरे साल की शुभकामनाएं आप सभी लोग। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने तो इतनी सारी दुआएं इसके साथ दे दी कि हम लोग जो है आगे भी बहुत लंबा जिएंगे। जी 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 बिल्कुल, बहुत दुआएं हैं मैम आप सब लोगों के लिए, पूरी टीम के लिए। जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप जो है हमारा कार्यक्रम सुनते हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं। जी जी, बस सवाल मेरे छोटे छोटे से निवेदन है जी। जो श्रमिक लोग इसमें काम करेंगे उनके लिए क्या बीमा, हेल्थ या आयुष्मान कार्ड की सुविधा रहेगी? एक। दूसरा सवाल ये कि क्या एक परिवार से एक ही सदस्य इसमें जॉब पा सकता है या कई जो वरिष्ठ लोग हैं या मतलब बालिग लोग हैं वो जॉब पा सकते हैं? प्लीज बता दीजिए। इसमें ग्रामीण परिवारों के जो भी वयस्क सदस्य हैं, मतलब 18 साल से ऊपर के जो भी वयस्क सदस्य हैं, वो कोई भी इसमें जो है जॉब पा सकता है। और हर एक हाउस होल्ड के लिए, परिवार के लिए एक ही कार्ड होगा और उस कार्ड में सभी के नाम होंगे जो 18 साल से ऊपर के हैं, तो उनमें से कोई भी इसमें जो है काम कर सकता है। बीमा के बारे में इससे पहले भी कुछ हमने इनिशिएटिव एमजी नरेगा के अंदर भी लिया था कि जिनके पास इसके कार्ड्स हैं उनको जो है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना हो या फिर और भी कुछ आयुष्मान भारत के कुछ कार्ड योजनाएं हो, उसमें जो है उन्हें कवर करने के लिए हमने एफर्ट्स किए थे। इसके बाद भी जो है हमारे वीबी जीराम जी के अंदर काम करने वाले श्रमिकों को भी किसी ना किसी बीमा योजना में कवर करने के लिए हम कंटिन्यूअसली कार्य करेंगे। जी, अच्छा, एक और हमारे पास रोहिणी जी प्रश्न आया है योगेश ठाकुर जी का, हिमाचल प्रदेश से। वो पूछ रहे हैं कि कृषि के चरम मौसम के दौरान अनिवार्य रूप से 60 दिनों का विराम दिया जाता है, जिससे भूमिहीन मजदूरों की आय बाधित होने का भी खतरा हो जाता है। तो इस तरह की जो भ्रांतियां हैं वो किस तरह से खारिज कर सकते हैं? इस बारे में मैं सभी से ये कहना चाहूंगी कि हमारे देश में अभी भी 86% किसान ऐसे हैं जो लघु और सीमांत है, मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर जिसे कहते हैं, जिनके लैंड होल्डिंग की जो साइज है बहुत कम है। तो ऐसे लघु और सीमांत किसानों को कई सारे एग्रीकल्चर क्षेत्र में जिन्होंने स्टडीज किए, उस स्टडीज में भी ये सामने आया था कि ऐसे किसानों को कई बार बुआई और कटाई के जो हमारे पीक एग्रीकल्चर सीजन्स होते हैं उसमें बिल्कुल भी मजदूर नहीं मिलते हैं उनके कृषि कार्य करने के लिए। तो ये कई बार ये बात उठी थी, कई सारे स्टडीज में भी ये सामने आया था। इसलिए इस अधिनियम में केवल यह प्रावधान किया गया है और जिसके लिए राज्यों को एम्पावर किया गया है कि आप अपने राज्य में ये देखिए है कि कौन से टाइम में है, कौन से पीक एग्रीकल्चर सीजन में, बुआई कटाई के सीजन में जो है ये वीबी जीराम जी के काम कुछ दिन तक पॉज किए जा सकते हैं। तो ये केवल एक पॉज करने का एक तरीका है ताकि तब तक जो है हमारे लघु और सीमांत छोटे किसान जो है उनको जो है पर्याप्त मजदूर मिल सके उनके कृषि कार्यों के लिए। तो यह एक तरह से मुझे लगता है कि एक संतुलन है कि हमारे फार्मर्स को, हमारे किसानों को भी मजदूरी की जो है शॉर्टेज ना हो और हमारे मजदूरों को भी 125 दिन की गारंटी है। 365 दिनों में से 60 दिन अगर कुछ दिन, वो 60 दिन भी एक साथ 60 दिन नहीं है, जब भी बुआई कटाई की सीजन है ऐसे अलग अलग वो 60 दिन है। तो उस टाइम में जो है उनको एग्रीकल्चर के वो काम कर सकते हैं जिसमें और भी बेहतर जो है मजदूरी मिलती है, और अदरवाइज फिर 125 दिन की गारंटी तो है ही। तो इसलिए इसमें कोई भी भ्रांतियां अगर फैलती है तो इसमें बिल्कुल बिलीव ना करें। यह रोजगार प्रोवाइड करने के लिए और किसानों के लिए, दोनों के लिए एक संतुलन सा एक प्रोविजन है। जी, अच्छा, मनोज पंसेल जी का एक व्हाट्सएप मैसेज आया है कि वो प्रश्न उसके माध्यम से पूछ रहे हैं कि जी राम जी में जो है वो मनरेगा में क्या फर्क है और ये कब से लागू होने वाला है और परिवार के कितने लोगों को ये मिल सकता है। कुछ चीजें तो आप पहले ही बता चुकी हैं, तो मैं चाहूंगी इनके लिए भी आप थोड़ा सा रिपीट कर दें चीजों को। बिल्कुल, वीबी जीराम जी, एक तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि 100 दिन था एमजी नरेगा में, वीबी जीराम जी में वो 125 दिन हो गया है। बेरोजगारी भत्ता पहले सही तरीके से नहीं मिल पाता था एमजी नरेगा में, जो अब यहाँ मिलेगा। अगर 15 दिन के अंदर काम नहीं मिलता है तो एमजी नरेगा में कई सारे कार्य होते थे, परंतु उसके हिसाब से हमारी ग्राम पंचायतें उतना डेवलप नहीं हो पाई थी। जब अब इसमें विकसित ग्राम पंचायत और विकसित भारत की ओर जाने में हमारी ग्राम पंचायतें और सही तरीके से डेवलप होगी और काम भी इसमें जो है और अधिक काम कर पाएंगे, जिसमें आजीविका मूलक काम भी है। तो वीबी जीराम जी हर तरीके से नरेगा से बेहतर होने के लिए बिल्कुल तैयार है और कुछ ही दिनों में, बहुत जल्द ही हम कहेंगे कि हम
इस अधिनियम को जो है कम्प्लीटली लागू करेंगे और उसके बाद भी राज्यों के पास समय होगा, 6 महीने का समय होगा, ताकि वो अपनी स्कीम जो है इस अधिनियम के अंतर्गत जो नोटिफाई करें। जी, तो इस कार्यक्रम में आज हमने जाना, बहुत सारी बातें इस अधिनियम के बारे में जानी। जी राम जी अधिनियम के साथ किस तरह हम ग्रामीण रोजगार को मजबूत बनाने में काम कर रहे हैं और विकसित भारत 2047 के विजन को पूरा करने में एक बड़ा कदम उठा रहे हैं। और इस अधिनियम के माध्यम से हम ग्रामीण परिवारों को 125 दिन की मजदूरी वाले रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। इसके अलावा जल संचयन, बाढ़ जल निकासी और मृदा संरक्षण पर भी केंद्रित कार्यों के माध्यम से जलवायु अनुकूलता को मजबूत बना रहे हैं। और आज हमने इसीलिए जी राम जी अधिनियम के बारे में और अधिक जानने और इसके प्रभाव को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये विषय चुना। और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आज आपको जानकारी दी और जागरूकता बढ़ाई आप सभी की, वो आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और बहुत बहुत धन्यवाद हमारी आज की मेहमान रोहिणी जी का कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और आप कार्यक्रम में आई और हमारे श्रोताओं का जो है वो सवाल का जवाब आपने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद भरत जी। जी, और हमारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी भागीदारी दिखाई। और इसके साथ ही अनुमति दीजिए फरहतनाज को कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। हम अगले सोमवार फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ। नमस्कार।